हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन इटर्नल्स मूवी का। मार्वल स्टूडियो की इटर्नल्स ना ही सिर्फ बहुत सारे न्यू सुपर हीरोज को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर चुकी है, बट एक्चुअल में इटर्नल्स के क्रिएटर्स यानी कि सेलेस्टियल्स एमसीयू फेज 4 और आने वाले सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि मूवी के एंड तक ना ही सिर्फ विलन्स मरते हैं बल्कि बहुत सारे सुपर हीरोज भी मारे जाते हैं। इटर्नल्स मूवी वैसे तो लास्ट ईयर 5 नवंबर को थिएटर रिलीज हो चुकी थी, बट फाइनली मूवी हॉटस्टार पे भी रिलीज हुई है इस साल। और अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये आपके लिए फाइनल स्पॉइलर वार्निंग है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है 5000 साल पहले, जब सभी 10 इटर्नल्स को अर्थ पे भेजा जाता है उनकी स्पेसशिप डोमो पे। इन्हें अर्थ पे भेजने वाले हैं इन्हीं के क्रिएटर्स, एक सेलेस्टियल अरिशम। अर्थ पे एक स्पीशीज डेविएंट्स काफी ग्रो होके ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है और इन्हीं डेविएंट्स को खत्म करने के लिए इटर्नल्स को भेजा गया है। और सेलेस्टियल्स ये सब सिर्फ ह्यूमंस को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका खुद का बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है, जो कि मूवी में आगे चल के पता चलेगा। स्टोरी आगे बढ़ने से एक एक करके सभी इटर्नल्स की पावर्स पता चलती है, बट यहाँ मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ सभी इटर्नल्स का और उनकी सुपर पावर्स का। फर्स्ट इटर्नल है सर्सी, जो दूसरों की फीलिंग्स फील कर सकती है और साथ ही वो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर भी कंट्रोल कर सकती है। सर्सी का लव इंटरेस्ट है इकरिस, जो कि है सेकंड इटर्नल और ये इटर्नल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। उसकी पावर्स में फ्लाइंग एबिलिटी है और उसकी आंखों से कॉस्मिक लेजर्स निकलती हैं। साथ ही वो सुपर स्ट्रॉन्ग भी है। थर्ड नंबर पे आता है किंगो, जिसकी पावर्स में अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट थ्रो करने की एबिलिटी है। फोर्थ इटर्नल है स्प्राइट, एक ऐसी इटर्नल जो एज नहीं होती और 12 साल की बच्ची जैसी ही दिखती है। उसकी पावर्स के थ्रू वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। फिफ्थ इटर्नल है फेस्टोस, जिसकी पावर्स है वेपन्स और टेक्नोलॉजी क्रिएट करना। सिक्स्थ इटर्नल है मक्करी, वो डेफ है यानी कि वो सुन नहीं सकती, बट उसकी पावर्स उसे सुपर स्पीड देती है। सेवेंथ इटर्नल है ड्रूइग, जिसकी पावर्स है माइंड कंट्रोल करने की। एट्थ इटर्नल है गिलगमेश, जिसकी पावर्स है आर्मर प्रोजेक्शन और सुपर स्ट्रेंथ पंच। नाइन्थ इटर्नल है थीना, जो कि एक वॉरियर इटर्नल है और वो कॉस्मिक पावर्स यूज करके आर्मर और फाइटिंग वेपन्स क्रिएट कर सकती है। और 10th यानी कि लास्ट इटर्नल है एजैक, जिसकी सुपर पावर्स है हीलिंग, यानी कि वो खुद को और बाकी सभी इटर्नल्स को हील कर सकती है। बट साथ ही वो बाकी सभी इटर्नल्स की लीडर भी है, क्योंकि वो इकलौती ऐसी है जो कम्युनिकेट कर सकती है सेलेस्टियल्स के साथ। अब इटर्नल्स अर्थ पे आते हैं अपना मेन मिशन, जो कि है डिविएंट्स को अर्थ से खत्म करना, और उसी काम पे लग जाते हैं। बट इसके साथ ही ह्यूमंस को भी डेवलप करने में वो बहुत हेल्प करते हैं। 1521 सदी तक सभी डेविएंट्स को खत्म कर देने के बाद इटर्नल्स की खुद के बीच ही टकरार होने लगती है, जिसका मेन रीजन ह्यूमंस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ इटर्नल्स ह्यूमंस के बीच की लड़ाइयां रोकने के लिए अपनी पावर्स यूज करना चाहते हैं, तो वहीं बाकी इटर्नल्स ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं, क्योंकि सेलेस्टियल्स के बताए अनुसार उनका अर्थ पे सिर्फ एक ही काम है, डिविएंट्स को खत्म करना। इसके अलावा वो किसी भी तरह के ह्यूमंस के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहीं पर एक फाइट के बीच में थीना अचानक अपने ही साथी इटर्नल्स पे अटैक करने लगती है और बड़ी मुश्किल से गिलगमेश उसे रोकने के लिए बेहोश करता है। एजैक सबको बताती है कि थीना एक बीमारी मादवीरी की शिकार है और वो उसकी मेमोरीज मिटा के उसे ठीक कर सकती है, बट वो इसके लिए अग्री नहीं करती। जब ड्रूइग एजैक से चिढ़ के वहाँ से निकल जाता है तो एजैक बाकी सभी इटर्नल्स को भी चले जाने के लिए कहती है और सभी अलग अलग ग्रुप्स में बट के वहाँ से निकल जाते हैं और अपने हिसाब से लाइफ जीने लगते हैं, इसी इंतजार में कि जैसे ही उनका अर्थ पे मकसद पूरा होगा सेलेस्टियल्स उन्हें वापस ले जाएंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है प्रेजेंट डे में, यानी कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद की टाइमलाइन में लंदन में, जहां पर सर्सी और स्प्राइट एक साथ रहते हैं। इकरिस और सर्सी के ब्रेकअप के बाद सर्सी एक ह्यूमन डेन विटमैन से रिलेशनशिप में है, जो कि एक म्यूजियम में काम करता है। यहीं पर एक अर्थक्वेक के बाद एक डिविएंट क्रो उन पे अटैक करता है और एन मौके पे इकरिस आके उन्हें बचाता है, बट वो डेविएंट क्रो वहां से भाग जाता है। इस बात से सतर्क होके कि शायद डेविएंट्स वापस आ गए हैं, ये तीनों अपनी लीडर एजैक को मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो भी मर चुकी है और मर चुकी एजैक मैजिकली अपनी पावर्स सर्सी को देती है, जिससे कि वो इटर्नल्स की लीडर भी बन जाती है और सेलेस्टियल अरिशम से कम्युनिकेट भी कर पाती है। अब ये तीनों एक एक करके बाकी सभी इटर्नल्स से मिलने और उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं, जिनमें वो सबसे पहले जाते हैं किंगो के पास, जो एक बॉलीवुड एक्टर बन चुका है और उसका वैले है करुण पटेल, जो किंगो की रियलिटी जानता है, जिस वजह से वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया गिलगमेश और थीना के पास, जहाँ फाइनली सर्सी अरिशम से कॉन्टेक्ट कर पाती है और रियलिटी पता करती है।
एक्चुअल में इटर्नल्स को अर्थ पे सिर्फ डेविएंट्स को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को ग्रो करवाने के लिए भेजा गया था, ताकि अर्थ को एक इवेंट इमरजेंस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। अब यहाँ पर रियलिटी पता चलती है कि कैसे करोड़ों सालों से सेलेस्टियल्स अलग अलग प्लेनेट पे अपने सीड्स प्लांट करते आए हैं, जिन्हें ग्रो करने के लिए उसी प्लेनेट की लार्ज पॉपुलेशन की एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कि जैसे जैसे प्लेनेट की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे ही वो सेलेस्टियल जो उस प्लेनेट की कोर में है ग्रो होने लगेगा। ऊपर से जिन डेविएंट्स को इटर्नल्स मारने आए थे उन डेविएंट्स के क्रिएटर भी सेलेस्टियल्स ही है। पहले डेविएंट्स को भेजा गया था सभी खतरनाक जानवरों को खत्म करने के लिए, जिससे कि ह्यूमैनिटी इजीली ग्रो कर सके। बट जब डेविएंट्स इवॉल्व होके ह्यूमंस को ही मारने लगे तो सेलेस्टियल्स ने सिंथेटिक प्रोग्राम्ड रोबोट्स क्रिएट किए, यानी कि इटर्नल्स। इटर्नल्स को प्रोग्रामिंग के जरिए उनकी पावर्स दी गई और एक तरह से रोबोट्स होने की वजह से वो इवॉल्व नहीं हो सकते थे। फिर उन्हें अर्थ पे भेजा गया ताकि वो डेविएंट्स को खत्म कर सके। लेकिन ये इन इटर्नल्स का फर्स्ट मिशन नहीं था। इन्हें कई हजारों सालों के लिए ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स पे भेजा जाता रहा है न्यू सेलेस्टियल्स को ग्रो करने के लिए, और हर एक मिशन के बाद उनकी मेमोरीज रिमूव करके फ्रेश माइंड से उन्हें एक न्यू प्लैनेट पे भेज दिया जाता है। और थीना की जो मैड वायरी बीमारी है वो एक्चुअल में इसी मेमोरी वाइप प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी की वजह से है, जिससे कि उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। अब ऐसा करने के पीछे अरिशम रीजन भी बताता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि अरिशम के हिसाब से हर बिलियन ईयर्स के बाद न्यू सेलेस्टियल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स एनर्जी एक्सचेंज की वजह से ही बना भी है और अभी तक एग्जिस्ट भी करता है। अब जिस होस्ट प्लैनेट से न्यू सेलेस्टियल क्रिएट होता है उसके ब्लास्ट होने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को यूज करके सेलेस्टियल्स न्यू सन क्रिएट करते हैं, जिससे कि नेसेसरी हीट, लाइट और ग्रेविटी मिलती है नई गैलेक्सीज फॉर्म होने के लिए। और अगर सेलेस्टियल्स ने ऐसा करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे यूनिवर्स डार्कनेस में जाके खत्म हो जाएगा, जिससे कि सारे यूनिवर्स का लाइफ फॉर्म ही खत्म हो जाएगा। अवेंजर्स एंड गेम में हल्क के स्नैप की वजह से जब लोग वापस आ गए तो अर्थ की पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है कि एक न्यू सेलेस्टियल ताइमूर तियामत ग्रो हो सकता है। यानी कि इस इमरजेंस इवेंट का मतलब है कि वो सेलेस्टियल तियामत जो पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, जब वो अर्थ से बाहर आएगा तो धरती को एक अंडे की तरफ फोड़ देगा, जिससे कि इस अर्थ और अर्थ पे रहने वालों का नामो निशानी मिट जाएगा। सर्सी ये सच्चाई बाकियों को बताती है और वो इस इमरजेंस को डीले करने का तरीका डिस्कस करते हैं, जिसमें वो ड्रूइग के माइंड कंट्रोल टेक्निक यूज करने का सोचते हैं। और फिर वो सभी इकट्ठे होके जाते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में ड्रूइग से मिलने। यहाँ पर क्रो कई और डेविएंट्स के साथ अटैक करता है और जिस लड़ाई में थीना को बचाने के चक्कर में गिलगामेश मारा जाता है। क्रो यहाँ से भागने से पहले गिलगामेश की पावर्स अब्सॉर्ब करके थीना को बताता है कि एजैक को मारने के बाद उसकी मेमोरी से क्रो को भी पता चल चुका है अरेशम की सच्चाई, और वो सभी इटर्नल्स और ह्यूमंस को खत्म करके रहेगा ताकि इमरजेंस न हो सके और अर्थ बची रहे, जिससे कि डेविएंट्स भी जिंदा रहेंगे। अब यहाँ से सभी लोग जाते हैं फेस्टोस के पास शिकागो में। फेस्टोस अरिशम की सच्चाई जानकर ये रियलाइज करता है कि क्यों उन्हें ह्यूमंस में इंटरफेयर करने को मना किया गया था। फेस्टोस के हिसाब से क्योंकि ह्यूमन वॉर्स और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल और मेडिसिनल एडवांसमेंट लाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, और सेलेस्टियल्स का मेन गोल वही था। अब ये सभी लोग जाते हैं इराक, जहां पर उनकी स्पेसशिप डोमो एक आर्कियोलॉजी साइट के अंदर जमीन में दबी है, जहां आखिरी इटर्नल मक्करी भी उन्हें मिल जाती है। यहीं फेस्टोस अपनी टेक्नोलॉजी से कुछ ब्रेसलेट्स क्रिएट करता है जिन्हें पहन के सभी इटर्नल्स अपनी पावर्स ड्रूइग को ट्रांसफर कर सकें, जिससे कि वो टियामट को माइंड कंट्रोल करके बेहोश करने का प्लान करते हैं, ताकि वो उसके होश में आने से पहले ह्यूमंस को किसी और प्लेनेट पे शिफ्ट कर सके। अब यहाँ फिर से स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एजैक ने इकरिस को इमरजेंस के बारे में कई सदियों पहले बताया हुआ था, और वो अरिशम का वफादार बना रहना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से जो भी हो रहा है वो सही है, इसलिए उसने किसी और इटर्नल से ये बात शेयर नहीं की। बट जब 6 दिन पहले एजैक इकरिस को इमरजेंस के होने की न्यूज देती है और साथ ही सजेस्ट करती है कि उन्हें ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इमरजेंस को डिले करने की जरूरत है, तो इकरिस खुद ही एजैक को ट्रिक करके डेविएंट्स के पास ले जाता है और मरवा देता है, और उसके बाद वो खुद ही उसकी बॉडी उसके घर वापस रखता है, ऐसा दिखाने के लिए कि डेविएंट्स ने एजैक पे अटैक करके उसे मारा है, जिससे कि इन 7 दिनों का टाइम बाकी के इटर्नल्स डेविएंट्स के पीछे वेस्ट कर दें और वो अरिशम के प्लान को खराब न कर सके। सर्सी को ये आभास होता है कि इमरजेंस शुरू हो चुका है और वो लोग मक्करी को भेजते हैं पॉइंट ऑफ इमरजेंस ढूंढने के लिए। यहाँ बाकी इटर्नल्स को पता चलता है कि इकरिस ने ही एजैक को मारा है, और स्प्राइट जो कि इकरिस को पसंद करती है, जिस वजह से वो उसके साथ हो जाती है, और वो लोग वहां से निकल जाते हैं टियामट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किंगो इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता और वो करुण के साथ वापस अपने घर चला जाता है।
अब मक्करी बाकी इटर्नल्स को उस लोकेशन पे लेके आती है जहाँ इमरजेंस हो रहा होता है। यहीं इकरिस और स्प्राइट मिलके बाकियों को रोकने की कोशिश करते हैं और क्लाइमैक्स में एक खतरनाक साईफाई बैटल होती दिखती है जब सर्सी, मक्करी, थीना और फेस्टोस यूनिमाइंड यूज करके ड्रूइग को अपनी पावर्स देते हैं तो इकरिस ड्रूइग को हिट करके यूनिमाइंड ब्रेक कर देता है। यहाँ क्रो भी पहुंच जाता है इकरिस पे अटैक करने, बट गिलगामेश की मौत का बदला थीना लेती है क्रो को मार के। फेस्टोस अपनी हाईटेक वेपन्स यूज करके इकरिस को कुछ देर के लिए कैप्चर कर लेता है। स्प्राइट सर्सी पे अटैक करती है बट ड्रूइग उसे बेहोश करके सर्सी को बचाता है और साथ ही वो सर्सी को समझाता है कि वो यूनिमाइंड यूज करके टियामट को कंट्रोल नहीं कर सकता और अब सर्सी को ही कुछ करना पड़ेगा। इमरजेंस शुरू होने से टियामट समुंदर से बाहर इमर्ज होने लगता है और सर्सी अपनी पावर्स यूज करके उसे मार्बल में चेंज करने को ट्राई करती है। इकरिस खुद को छुड़ा के वहाँ पहुंचता है सर्सी को रोकने के लिए, बट उसके प्यार की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और जब बाकी सभी इटर्नल्स यूनिमाइंड होके सर्सी को अपनी पावर्स देते हैं तो इकरिस भी उनका साथ देता है। सर्सी यूनिमाइंड की पावर से टियामट को मार्बल का पुतला बना के मार देती है। इकरिस सेलेस्टियल अरिशम को धोखा देने की अपनी ही गलती के दुख से वहां से निकल जाता है सीधे सूरज की तरफ। स्प्राइट की रिक्वेस्ट पे सर्सी यूनिमाइंड की बची हुई एनर्जी यूज करके उसे ह्यूमन बना देती है ताकि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ग्रो हो सके और अपनी लाइफ अर्थ पे स्पेंड कर सके। थेना, ड्रूइग और मक्करी डोमो स्पेसशिप लेके यूनिवर्स में बाकी इटर्नल्स को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वो उन्हें भी इन्फॉर्म कर सके उनके प्लेनेट पे होने वाले इमरजेंस इवेंट के बारे में, जबकि सर्सी, फेस्टोस और किंगो अर्थ पे ही रुक जाते हैं। सर्सी लंदन आके डेन से फिर मिलती है और वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उसकी फैमिली हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सीक्रेट उसे बताने ही वाला होता है कि अरिशम सर्सी, फेस्टोस और किंगो को स्पेस में खींच लेता है। वो ह्यूमंस के लिए उनकी एक सेलेस्टियल्स की कुर्बानी देने को लेके गुस्सा होता है, पर फिर भी उन्हें कहता है कि ह्यूमंस को वो एक मौका जरूर देगा इन तीनों की मेमोरीज के थ्रू, अगर ये प्रूव हुआ कि ह्यूमंस इस लाइफ के वर्दी है तभी। ऐसा कहके वो एक ब्लैक होल के थ्रू वहां से निकल जाता है उन तीनों को अपने साथ लेके और आसमान को देखते हुए डेन विटमैन पे मूवी खत्म होती है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखते हैं स्पेस में डोमो पे थीना, मक्करी और ड्रूइग। उनकी स्पेसशिप में टेलीपोर्ट होके आता है एक और इटर्नल, थैनोस का ब्रदर इरोस, और उसके साथ होता है उसका असिस्टेंट पिप, एक ट्रोल। इरोस उन्हें बताता है कि उनके फ्रेंड्स यानी कि सर्सी, फेस्टोस और किंगो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और वो उनको ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है डेन विटमैन म्यूजियम में अपने एंसेस्टर्स की लेजेंडरी इबोनी ब्लेड के साथ। जब वो बॉक्स ओपन करता है तो अजीब सी आवाजें आने लगती है और डेन अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ाता है उसे उठाने के लिए। तभी पीछे से एक अननोन आदमी की आवाज उससे पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा करने के लिए रेडी है, जहाँ पर मूवी फाइनली खत्म होती है। अब इटर्नल्स मूवी में बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं, लेकिन अगर वो सभी मैं इसी वीडियो में बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और साथ ही मिड और एंड क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन भी मैं एक अलग वीडियो में करना चाहता हूँ, तो वो सारी डिटेल्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।